गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। कल के वीडियो में हमने पढ़ा चुनाव क्या होते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव होना अति अनिवार्य है। चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव के गुण दोषों के बारे में और अप्रत्यक्ष चुनाव के गुण दोषों के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने वीडियो में पढ़ा था कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, यानी सभी को मतदान का अधिकार देना, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वैश्य को मतदान का अधिकार देना। और हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था तो मतदान की उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र कर दी गई है 18 वर्ष। आज 18 साल की उम्र का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है, बशर्ते कि वो पागल ना हो। अंडरस्टूड। फिर उसके साथ साथ हमने राज्यसभा और लोकसभा में कितनी आयु होनी चाहिए वो भी पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं भारत में। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और भारत में चुनाव की दो प्रणाली प्रचलित हैं। एक तो जो सबसे आगे वही जीते और दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो सबसे आगे वही जीते, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। इस प्रणाली की विशेषताएं क्या है? जो सबसे आगे वही जीते, इसकी विशेषता है कि पूरे देश को, जब हमारे लोकसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, ग्राम पंचायतों के चुनाव में ये प्रणाली अपनाई जाती है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में 543 मेंबर चुन के जाते हैं आजकल। तो पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक उम्मीदवार चुना जाता है, यानी एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचता है। और वो कैसे जीतता है? जिस भी उम्मीदवार की सबसे ज्यादा वोट होती है वही चुनाव जीत जाता है। उसकी वोट चाहे वो 1 वोट से जीते, चाहे वो 1 लाख 1.5 लाख जितने मर्जी वोट से जीते, जीत तो जीत है इस प्रणाली के अनुसार। चाहे वो 1 वोट से जीते, चाहे वो बहुत ज्यादा अंतर से जीते, वो जीत उसकी जीत मानी जाएगी। तो इस प्रणाली में फिर क्या होता है, जैसे टोटल सीटें 543 है। 1984 का अगर हम उदाहरण ले, कांग्रेस चुनाव का, लोकसभा का, तो 1984 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली, लगभग 80% हो गई, 80% सीट मिल गई। लेकिन अगर हम वोट का प्रतिशत देखें तो वो सिर्फ 48% है। दूसरी भाजपा को 2 सीटें मिली, वोट मिली 7.4%। तीसरी जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, वोट मिली 6.7%। ऐसा कैसे हो गया कि 48% जब उसको वोट मिली कांग्रेस को, यानी कि वोटों का तो 50% भी नहीं मिला, सीट कितनी मिल गई? 80% सीट मिल गई। ये कैसे हुआ? ये इसी तरह से हुआ कि हो सकता है, ऐसा हुआ है कि जो भी उम्मीदवार जीता वो बहुत कम अंतर से वोटों से जीत गया। अंडरस्टूड। तो एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लो 100 लोगों ने 100 मतदाता है, ठीक है, एक उम्मीदवार का चयन करना है, ओके, और 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, ठीक है। तो इस एक उम्मीदवार को मान लो मिल गए 25%, इसको मिल गए 28% वोट मिल गए। तो कितने बच गए हमारे पास? 50 से भी 3 कम बच गए, 50 से 3 कम बच गए। तो यहाँ पे मिल गए इसको 24 और यहाँ पर मिल गए इसको 23, ठीक है।
इतने वोट मिले, मान लो कि 100 मतदाता ने वोट डाले, 4 उम्मीदवार मैदान में थे और उनको इतने इतने वोट मिल गए, कौन जीत गया? 28 वाला जीत गया। वोट तो 28 ही मिले थे, लेकिन सीट तो पूरी ले गया ना, सीट तो पूरी ले गया ना ये। तो ये है हमारी एफपीटीपी सिस्टम, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा, चाहे वो कितने ही प्रतिशत वोट से जीते। तो इस प्रकार 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 48% वोट मिले, लेकिन सीट मिल गई 80%। ऐसे यहाँ भाजपा को देखो, वोट तो जनता पार्टी से ज्यादा मिले, लेकिन सीट कम मिली, क्योंकि जो भी सीट मिली उनमें बहुत ज्यादा वोटों से वो जीते और जहां हारे वो बहुत ज्यादा वोटों से हार गए। तो इस वजह से जहां हारे वो कम वोटों से हारे, जहां जीते वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत गए। तो 7.4% इनकी वोट होते हुए भी 2 सीटें मिली। जनता पार्टी को 6.7% वोट होते हुए भी 10 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि इतनी वोटों में थोड़े थोड़े अंतर से 10 जगहों पर जीत गए। इसकी तरह अंडरस्टूड? ये तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दिया, इसकी तरह ये थोड़े थोड़े वोटों से जीत गए। इसका मतलब है कि कितने मतदाताओं ने तो इसको नकार दिया था, लेकिन ये फिर भी सीट जीत गया है। अंडरस्टूड? तो ये है हमारी एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में जो सबसे आगे होता है वही जीत जाता है, चाहे वो बहुत कम वोटों से जीते, चाहे वो बहुत ज्यादा वोटों से जीते, उसकी जीत गई। अंडरस्टूड? दूसरी हमारी प्रणाली है सब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शन से ही हमें समझ में आता है अनुपात में। इस प्रणाली में जितनी सीटें मिलती है उसी अनुपात, जितनी वोट मिलती है उसी अनुपात में सीट भी मिलती है। अंडरस्टूड? अगर हमारे यहाँ पर ये प्रणाली होती तो यहाँ पर कांग्रेस को 48% सीटें ही मिलती, 80% सीटें नहीं मिलती। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है पार्टी को मिले वोटों के अनुपात में ही सीट मिलती है। तो ये मोटे तौर पर 2 तरह से होता है, एक तो इजराइल और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा पुर्तगाल और अर्जेंटीना का उदाहरण लेते हैं। इजराइल में जब नेसेट के चुनाव होते हैं, नेसेट वहां की संसद है, तो वहां पर क्या होता है, पूरा इजराइल एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। जैसे एफपीटीपी में तो क्या होता है, सारा जैसे मान लो ये देश है, इसको हमारे देश का उदाहरण ले तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, छोटी छोटी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। लेकिन अगर पीआर सिस्टम है तो इजराइल में ऐसा किया जाता है, पूरा देश एक साथ चुनाव लड़ता है और सभी लोग पार्टी को वोट डालते हैं। जिस पार्टी को जितनी वोट मिले उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में उसे सीटें दे दी जाती। ये तो हो गया इजराइल और नीदरलैंड का उदाहरण। अंडरस्टूड? तो अनुपात आते हैं पुर्तगाल और अर्जेंटीना में कैसे सब अनुपातक प्रतिनिधित्व। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है, और बहुत सदस्यीय होती है। मान लो कि ये 1 2 3 4 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी और मान लो मेंबर चुने जाने हैं 200, ठीक है, मान लिया हमने कि 200 मेंबर है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, तो लगभग 40 मेंबर आएंगे, 40 मेंबर यहाँ चुने जाने हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो हर एक पार्टी अपने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट देगी और उन 40 उम्मीदवारों को ही वोट जाएगी। यानी मतदाता के सामने उम्मीदवार की चॉइस नहीं होती, पार्टी की चॉइस होती है। तो वो इस पार्टी को वोट डालेगा, इसके 40 है, मान लो एक पार्टी के 40, हर एक पार्टी अपने 40 उम्मीदवार उतारेगी मैदान में। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उसी प्रतिशत में उनको सीटें भी मिल जाएंगी। मान लो यहाँ 4 पार्टी है ABCD, 40-40 उम्मीदवार सबने मैदान में उतारे, ठीक है, एक को मिली 20% सीट, 20% की बात कर रही हूँ मैं, तो 40 का 20% कितना होता है वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ठीक है, 8 होता है लगभग। तो अगर मान लो D को मिले
50% वोट मिले, सीटें मिली, वोट 50% मिले तो सीट भी 50, यानी कि इसके 20 उम्मीदवार आ जाएंगे और इसके 8 उम्मीदवार। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये होता है। ये पुर्तगाल और अर्जेंटीना में सिस्टम है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी एक लिस्ट जारी करती है उम्मीदवारों की, मतदाता पार्टी को वोट देता है और उस जितने वोट प्रतिशत होते हैं उस पार्टी के, उसी के अनुपात में उसे सीटें मिल जाती हैं। बस इसमें और इसमें फर्क इतना है कि इसमें सारा देश एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होता है और इसमें बहुसदस्यीय कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, इतना सा अंतर है इसमें। लेकिन भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और अलग तरीके से दिया गया है। हमारे यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब है कि वोटों को दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है। राज्यसभा का उदाहरण लें, जैसे राज्यसभा है, टोटल चुनाव 245 सीटों पर होते हैं और आपको पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। 2/3 सदस्य हमेशा ही सदन में बने रहते हैं, 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं। बाकी डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी। तो ऐसा होता है राज्यसभा में। मान लो कि हरियाणा में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए? 6 सीटें हैं। 6 का 1/3 सदस्य कितने बन गए? 2। ठीक है, तो 2 के लिए वोट पड़ेंगे और कौन चुनेगा उन्हें? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमारे देश में जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अंडरस्टूड? तो कौन चुनता है इन्हें? इन्हें राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। मान लो कि हरियाणा की 2 सीटों पर अब चुनाव होने हैं, तो 2 सीटों के लिए जितने भी हमारे एमएलए हैं उनकी वोटों का एक कोटा निकाल दिया जाता है। फॉर्मूला होता है इसका। अब हम इसको राजस्थान के उदाहरण से भी समझ लेते हैं। राजस्थान में कुल एमएलए हैं 200, जैसे हरियाणा में 90 एमएलए हैं, राजस्थान में कुल एमएलए 200। तो राजस्थान के उदाहरण से समझते हैं हम। पहले हमने क्या करना है? कोटा निकाल लेना है। ठीक है, कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है कि एक उम्मीदवार को कितनी सीट वोट चाहिए कि वो जीत जाए। देखिए, मान लो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, कोटा मतों का कोटा कैसे निकालते हैं? कुल मत, यानी जितने उसके राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं ना हम, जितने राजस्थान की राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो, जैसे कि 200 है, ठीक है, बटे जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं प्लस 1 और उसके सारे का प्लस 1। जैसे 200 है राजस्थान की कुल, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य, विधानसभा में सदस्य 200 हैं, 4 चुने जाने उस दौरान, प्लस 1 कर दिया, 5 हो गए। 200 बटा 5 प्लस 1 कितना आ गया कोटा? 41। इसका मतलब है कि वहां पर राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए उम्मीदवार को 41 वोट पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 41 वोट के बिना वो मेंबर नहीं बनेगा। अब मान लो 41 वोट नहीं आते, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि ABCDEF 6 उम्मीदवार चुनाव में हैं, 4 जीतने हैं, 4 को 41 चाहिए, 41 मिनिमम 41 चाहिए। तो 4 को 41 चाहने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ए ने तो पहले ही 41, ठीक है, ए तो जीत गया, ओके। अब बच गए 3 और जीतने चाहिए थे, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो ये सबसे कम वाला है इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे। मान लो इसको 5 लोगों ने ही चुना, 5 लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, नहीं जीता, 5 ही वोट रह गए। इसकी फिर सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे हम। इसकी सेकंड, इसने इसके जो 5 उम्मीदवार थे जिन्होंने इसे फर्स्ट माना था, उन्होंने सेकंड किसे माना? मान लो उन्होंने सेकंड माना इसे या सेकंड माना इसे, तो उनकी 5 वोट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये भी उम्मीदवार फिर चुनाव
जीत जाएगा। इसी प्रकार फिर हम ई की वोट को ट्रांसफर कर देंगे। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसके मतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुपातक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं, एमएलए इनको चुनते हैं। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है अंतर क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान भी है। दोनों प्रणाली आपने पढ़ ली, पीआर सिस्टम और एफपीटीपी सिस्टम दोनों पढ़ लिया। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर देखिए, एफपीटीपी सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था, पूरे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में किसी बड़े क्षेत्र को ही एक भौगोलिक क्षेत्र मान लिया जाता है, यानी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है। एफपीटीपी में हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी एकल प्रतिनिधि प्रणाली होती है। और यहाँ पर कई प्रतिनिधि, बहु प्रत्याशी प्रणाली यहाँ पर होती है। एक जगह, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, यहाँ की पूरी लिस्ट होती है, सूची प्रणाली भी जिसे कहते हैं, लिस्ट की लिस्ट होती है पूरे उम्मीदवारों की। तो यहाँ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यहाँ एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। एफपीटीपी में एक सदस्य, पीआर में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। फिर तीसरी बात, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। मतदाता अपने उम्मीदवार को वोट देता है और उम्मीदवार ही, जैसे हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कल पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि उम्मीदवार और जो प्रत्याशी है वो आमने सामने होते हैं। मतलब जो उम्मीदवार है वो घर घर जाकर के वोट मांगता है, सभी जो मतदाता है वो उसको बाय फेस जानते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता कि कौन सा उम्मीदवार जीतना, वो पार्टी को वोट देता है। पीआर में पार्टी को वोट देता है, एफपीटीपी में मतदाता को वोट देता है। फिर है पार्टी को प्राप्त वोटों से कम या अधिक, पार्टी को जितनी सीट मिली है उससे कम या अधिक वोट भी मिल सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा, जैसे भाजपा को वोट प्रतिशत 7.4 मिले, सीट 2 मिली। जनता पार्टी को वोट प्रतिशत कम मिला लेकिन सीट ज्यादा मिली। ऐसा भी पीआर सिस्टम में ही हो सकता है, एफपीटीपी सिस्टम में ही हो सकता है। पीआर सिस्टम में तो जितने अनुपात में वोट उतने अनुपात में सीट मिलेगी। अंडरस्टूड? और अगली बात इसमें है कि विजय के लिए, जीतने के लिए 50% वोट नहीं चाहिए, कोई कोटा नहीं चाहिए। जो सबसे आगे निकल गया, चाहे कोर्ट से निकल गया, वो जीत गया। लेकिन यहाँ पर आपको बहुमत होना जरूरी है, यहाँ पर आपको एक निर्धारित कोटा मिलेगा, तभी आप जीतोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस उदाहरण में बताया। अंडरस्टूड? तो आज हमने पढ़ा भारत में निर्वाचन पद्धति के बारे में। तो अब बात आती है कि हमारे देश में लोकसभा, राज्य विधानसभा और मतलब ज्यादातर चुनाव में ये जो सबसे आगे वही जीते, ये प्रणाली क्यों अपनाई गई? इसका सबसे बड़ा कारण तो था कि ये सरल है। हमारे देश के ज्यादातर सिर्फ 15% मतदाता ही पढ़े लिखे थे उस दौरान, ज्यादातर मतदाता अनपढ़ थे। ये सबको समझने में सरल प्रणाली है कि आप जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वही जीत जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को भी, जो ज्यादा जानकार नहीं है, उसे भी समझ में आती है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल प्रणाली है जो सभी मतदाताओं के समझ में आ जाती है। मतदाता को पता है कि जिसे सबसे ज्यादा लोग वोट देंगे वही जीत जाएगा। ठीक है, कोई अनुपात का चक्कर नहीं है। दूसरा, स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है। स्पष्ट पता है कि या तो ये उम्मीदवार मैदान में खड़ा है या दूसरा उम्मीदवार मैदान में खड़ा है, इनमें से ही कोई जीतेगा। लेकिन एफपीटीपी में, पीआर में क्या होता है, पार्टी का ही पता होता है, उम्मीदवारों का नहीं पता होता कौन सा जीत करके आगे आएगा। पार्टी की मर्जी हो किस उम्मीदवार को आगे भेजती है। ठीक है, फिर तीसरा है उत्तरदायित्व को बढ़ावा। इसमें क्योंकि उम्मीदवार, जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के मैंने गुण बताए थे ना, उन गुणों को आप यहाँ भी आप एक बार रिकॉल कर सकते हो कि जितना, जैसे कि उत्तरदायित्व की भावना भी इसमें बढ़ती है, क्योंकि उम्मीदवार अपने मतदाताओं को और मतदाता अपने उम्मीदवार को जान पहचान करता है। ठीक है, फिर स्थायी
सरकार, जैसे कि अगर प्रोपोर्शनल में सरकार बनेगी तो 20 इस पार्टी को मिलेगी, 10 इस पार्टी को मिलेगी, 4 इस पार्टी को मिलेगी, 5 इस पार्टी को मिलेगी, मिलीजुली सरकार बनेगी जिसके गिरने की संभावना भी रहती है। लेकिन एपीटीपी सिस्टम में स्थायी सरकार बनाने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि 1989 के बाद तो हमारे यहाँ पर भी गठबंधन सरकार बनने लगी है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए गठबंधन सरकारें भी बन रही हैं। लेकिन फिर भी एपीटीपी की पीआर सिस्टम की बजाय एपीटीपी सिस्टम ज्यादा स्थायी सरकार देने के काबिल है। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू। कल की वीडियो में हमने पढ़ना है कि चुनाव आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार की प्रणाली, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव आयोग के बारे में, क्या क्या उसकी खामियां हैं और किस प्रकार उनको सुधारा जा सकता है। ओके, थैंक यू।